जय भीम साथियों, सत्य की खोज का ये वीडियो उनके लिए है जो यह मानकर बैठ गए हैं कि समाज में बदलाव नहीं आ सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो सोशल जस्टिस के चैंपियन थे, उनका मानना था कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से पहले रिलीजन और सोसाइटी में रेवोल्यूशंस आते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक समाज और धर्म में बदलाव नहीं आता, तब तक राजनीतिक क्रांतियां संभव नहीं होती। उनका ये विचार कि बिलीफ्स और वैल्यूज में बदलाव बड़े पॉलिटिकल अपहीवल ला सकता है, हिस्ट्री में बार बार दिखता है। उन्होंने देखा कि कैसे समाज के मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन ने बड़े राजनीतिक बदलावों को जन्म दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के जन्म से लेकर एंशिएंट वर्ल्ड में नए फेथ्स के राइज तक हर जगह ये पैटर्न देखा जा सकता है। चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो या प्राचीन काल में नए धर्मों का उदय, हर जगह धार्मिक क्रांतियों ने राजनीतिक बदलावों के लिए मंच तैयार किया। हम देखेंगे कि कैसे इन रिलीजियस रेवोल्यूशंस ने बड़े पॉलिटिकल चेंज के लिए स्टेज सेट किया। इन घटनाओं ने दिखाया कि धार्मिक और सामाजिक बदलावों के बिना राजनीतिक क्रांतियां अधूरी हैं। प्यूरिटन्स, जो इंग्लैंड में रिलीजियस इंटॉलरेंस से रेफ्यूज चाहते थे, वो अटलांटिक पार करके एक नया समाज बनाने आए। ये लोग एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वो अपने धार्मिक विश्वासों को बिना किसी डर या दबाव के फ्रीली प्रैक्टिस कर सकें। वो अपने साथ एक बिलीफ सिस्टम लाए जो पर्सनल पायटी, हार्ड वर्क और गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बिना किसी हायरार्किकल चर्च के इंटरफेरेंस के पर जोर देता था। उनके लिए ये बिलीफ्स केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि उनके डेली लाइफ और कम्युनिटी के फाउंडेशन का हिस्सा थे। इंडिविजुअल कॉन्शियस और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर इस एम्फेसिस ने किसी भी टिरनी के खिलाफ डिसेंट के सीड्स बोए, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल। ये विचारधारा उनके समाज में डीपली रूटेड हो गई और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। मेफ्लावर कॉम्पैक्ट, जो उनके शिप पर उतरने से पहले ही साइन हुआ था, उनके सेल्फ गवर्नेंस के कमिटमेंट का सबूत है। ये कॉम्पैक्ट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था जिसने उनके समाज के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया। ये डॉक्यूमेंट, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ने एक ऐसे सोसाइटी की नींव रखी जहां लॉज गवर्न लोगों की कंसेंट से बनाए और फॉलो किए जाते थे। इसने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी और हर डिसीजन कलेक्टिव अग्रीमेंट से लिया जाता था। समय के साथ सेल्फ रिलायंस और एक्सटर्नल कंट्रोल का विरोध करने की ये भावना, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स में पली बड़ी थी, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड रेवोल्यूशन में बदल गई। ये रेवोल्यूशन केवल एक पॉलिटिकल अपहीवल नहीं था, बल्कि उनके डीपली हेल्ड रिलीजियस कन्विक्शंस का एक नेचुरल एक्सटेंशन था, जिसने उन्हें स्वतंत्रता और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। मार्टिन लूथर, एक जर्मन मंक और थियोलॉजियन, ने अपने 95 थीसिस से आग लगा दी, जो एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं और सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कैथोलिक चर्च के अथॉरिटी को खुलकर चैलेंज किया, जो उस समय यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। इस चुनौती ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की, जो एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक अपहीवल था। ये मूवमेंट सिर्फ थियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में नहीं था, बल्कि यह मिडिवल यूरोप के एस्टैब्लिश्ड पावर स्ट्रक्चर्स को भी चुनौती देने के बारे में था। लूथर का गॉड के साथ इंडिविजुअल के डायरेक्ट रिलेशनशिप पर जोर, बिना किसी प्रीस्टली इंटरमीडियरीज की जरूरत के, उन लोगों को अच्छा लगा जो चर्च के कंट्रोल से परेशान थे। लूथर का यह विचार कि हर व्यक्ति का गॉड के साथ सीधा संबंध हो सकता है, ने लोगों को चर्च के पारंपरिक अधिकार पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उन लोगों को अच्छा लगा जो चर्च के कंट्रोल से परेशान थे और जो धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में थे। प्रिंटिंग प्रेस, जो उस समय एक नया इन्वेंशन था, ने लूथर के आइडियाज को दूर दूर तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए इन्वेंशन ने लूथर के आइडियाज को व्यापक रूप से डिसेमिनेट किया, जिससे रिफॉर्मेशन पैम्फलेट्स और अन्य धार्मिक टेक्स्ट लोगों तक पहुंच सके। रिलीजियस टेक्स्ट्स और डिबेट तक ये नया एक्सेस लोगों को ट्रेडिशनल अथॉरिटी पर सवाल उठाने के लिए एम्पावर करता था, जिससे लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग में बढ़ोतरी हुई। इस नए एक्सेस ने लिटरेसी रेट्स को बढ़ाया और लोगों को अधिक स्कॉलरली और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। रिफॉर्मेशन, जो लूथर के थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से फ्यूल्ड था, ने चर्च के डोमिनेंस को कमजोर कर दिया, जिससे ग्रेटर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का रास्ता साफ हुआ। इसने लोगों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी दी, जिससे वे अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन में अधिक स्वतंत्र हो सके। और आखिरकार इसने नेशन स्टेट्स के राइज में कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे अर्ली मॉडर्न स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ और मेडिवल ऑर्डर का अंत हुआ। अरेबियन पेनिनसुला में, जो ट्राइबलिज्म और पॉलिथीइज्म में डूबा हुआ था,
एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न ट्राइब्स अपने अपने गॉड्स की पूजा करते थे। मुहम्मद नाम के एक प्रॉफिट मोनोथीइज्म और सोशल जस्टिस का मैसेज लेकर आए। उन्होंने एक गॉड अल्लाह की पूजा का प्रचार किया और समाज में न्याय और समानता की बात की। उनकी टीचिंग्स, जो कुरान में संकलित हैं, ने एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर से रेडिकल डिपार्चर का आह्वान किया और एक नए सामाजिक ढांचे की नींव रखी। उन्होंने सभी बिलीवर्स की इक्वालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व पर जोर दिया। ये संदेश समाज के हर वर्ग के लिए था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। ये मैसेज मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि यह उन्हें एक नई आशा और सम्मान की भावना देता था और उन्हें कम्युनिटी और पर्पस की भावना दी। इसने उन्हें एकजुट किया और एक मजबूत समुदाय का निर्माण किया। कुछ ही दशकों में इस्लाम जंगल की आग की तरह फैल गया और यह पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैल गया, जिसने अलग अलग अरब ट्राइब्स को एक कॉमन फेथ के बैनर तले एकजुट कर दिया। यह एकता पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये नई यूनिटी, जो रिलीजियस फर्वर की आग में तप कर बनी थी, ने एक मजबूत और संगठित समाज का निर्माण किया, ने एक विशाल एम्पायर की स्थापना की जो स्पेन से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। यह एम्पायर विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को एक साथ लाया। इस्लाम का राइज, रिलीजियस आइडियाज की पावर का प्रमाण, ने दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को बदल दिया। इसने ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ने दुनिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को बदल दिया। इसने एक नई सभ्यता की नींव रखी जो आज भी अपने प्रभाव को बनाए हुए है। भारत में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने चली आ रही सदियों पुरानी मान्यताओं, पाखंड और अंधविश्वास का सत्य जानने के लिए घर से निकल पड़े थे और लोगों के लिए 4 सत्य खोज निकाले। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का मार्ग है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उन्होंने मेडिटेशन और कंपैशन के जरिए एनलाइटनमेंट के मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणी कास्ट सिस्टम के अथॉरिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी टीचिंग्स ने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बजाय नॉलेज की खोज पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने भीतर की सच्चाई को खोजें और समझें। सम्राट अशोक, जो एक महान वॉरियर थे, युद्ध की भयावहता को देखने के बाद एक गहरे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। उन्होंने महसूस किया कि वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट से कुछ भी हासिल नहीं होता और उन्होंने बुद्धिज्म को अपने गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में अपनाया। उन्होंने बुद्ध के टीचिंग्स को अपने जीवन का आधार बनाया और अपने राज्य में भी इन्हें फैलाया। उनके शासनकाल ने अपने पूर्वजों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से एक अलग रुख अपनाया। उन्होंने अपने राज्य को युद्ध और कॉन्क्वेस्ट के बजाय पीस और हार्मनी के माध्यम से मजबूत किया और पीस, नॉन वायलेंस और सोशल वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने राज्य में कई सोशल रिफॉर्म्स किए और लोगों के वेलफेयर के लिए कई योजनाएं शुरू की। अशोका का कन्वर्जन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोमेंट था। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। पॉलिटिकल लीडरशिप पर रिलीजियस आइडियल्स के प्रोफाउंड इम्पैक्ट को दर्शाता है। अशोका के धर्म परिवर्तन ने यह साबित किया कि ट्रू पावर कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग में निहित है, न कि वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट में। बाद में जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज भारत संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनाकर करोड़ों पिछड़े और बिछड़े लोगों को अपने मुक्ति का मार्ग बताया। भारत के पॉलिटिशियन आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूज करते हैं और कहते हैं कि विश्व को हमने बुद्ध दिए युद्ध नहीं, हमने विश्व को शांति का संदेश दिया। भारत में सिखिज्म का उदय आध्यात्मिक जागृति से राजनीतिक शक्ति तक। भारत के पंजाब राज्य में गुरु नानक सिखिज्म के फाउंडर ने इक्वालिटी का मैसेज प्रीच किया, जो उस समय के समाज में एक रेवोल्यूशनरी विचार था। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही जाति प्रथा को रिजेक्ट किया, जिससे लोगों के जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण मिला। उनकी टीचिंग्स, जो ऑनेस्ट लिविंग, ह्यूमैनिटी की सेवा और डिवाइन नेम को याद रखने पर केंद्रित थीं, सभी वर्गों के लोगों को अच्छी लगी। ये टीचिंग्स लोगों के दिलों में गहराई से बस गईं और उन्हें एक नई दिशा दी। समय के साथ सिखिज्म एक स्पिरिचुअल मूवमेंट से विकसित होकर एक डिसेंट धार्मिक कम्युनिटी बन गया, जिसने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस कम्युनिटी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट और ट्रेडिशंस था, जो उनके डेली लाइफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को गाइड करता था। मुगल रूलर्स के अत्याचारों का सामना करते हुए सिख्स
अपने 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में अपने फेथ और अपने अस्तित्व के अधिकार की रक्षा के लिए मिलिटराइज्ड हो गए। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिख्स को एक वॉरियर कम्युनिटी में परिवर्तित कर दिया। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से एक वॉरियर सेक्ट में यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कैसे समाज के आंतरिक दबाव और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस एक रिलीजियस ग्रुप की डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिखिज्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई पहचान और शक्ति दी। विश्व का ये इतिहास हमें यह सिखाता है कि अगर आपको आपके समाज में परिवर्तन लाना है, तो उस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को ये जिम्मेवारी लेनी होगी। लोगों को समझाना होगा कि सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन से ही राजकीय परिवर्तन हो सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।